हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के PYQs ऑफ टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे तीनों एग्जाम दैट इज NSO, IOS एंड NSTSC के क्वेश्चंस, ताकि आप ऑल राउंडर दैट इज ओलंपियाड की अच्छे से परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर पाएँ एंड अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो हम चलते हैं बेटा हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा PYQ, वो हमसे पूछ रहे हैं द यूज ऑफ द टूल इन द फिगर इंक्लूड। अगर आप NSO, IOS, ज़्यादातर अगर ओलंपियाड्स के पेपर्स दिखेंगे तो उन पेपर्स में आपको इमेज बेस्ड या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, स्पेशली इन बायोलॉजी। एज वी नो बायो इट्स मोर अबाउट द इमेजेस एंड सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर इमेजेस के रिस्पेक्ट में ही समझते हैं, तो इसमें इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसके इमेज को ध्यान में रखकर कीजिए। चलिए तो चलते हैं। आपको ऐसा जो डायग्राम है ना, जो फिगर में दिखाया हुआ है, ये आपने कई बार मूवीज में भी दिखाया हुआ है और आपने देखा होगा। बेसिकली ये जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हल जोत रहे हैं। तो हल जोतना या प्लोइंग क्या होता है बेटा? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला प्रैक्टिस ही प्लोइंग होता है। इसमें हम कई सारी चीज़ें करते हैं बेटा। प्लोइंग जस्ट एक वुडन आयरन लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है, आधा आप देख सकते हैं इनके हाथों में है और नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्या करता है, जैसे अंदर जाता है अंडर द सॉइल, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे की सॉइल को पुश करता है अबव साइड पे, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है और सॉइल थोड़ी सी मिक्स हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हमसे पूछा गया है कि इस गिवन फिगर में ये जो टूल है ये हमारी क्या मदद करता है। तो देखिए हमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है टिलिंग एंड स्क्रैपिंग द सॉइल। टिलिंग करना दैट इज मिक्सिंग करना एंड स्क्रैपिंग करना मतलब सॉइल जो जमी हुई थी उनको स्क्रैप करना, जैसे डॉग्स भी करते हैं ना स्क्रैपिंग, वैसे। नेक्स्ट इज एडिंग फर्टिलाइजर। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड भी करते हैं या ऐड करने में यूज करते हैं। रिमूविंग द वीड्स, थर्ड ऑप्शन है कि जो वीड्स होते हैं बेटा, वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स। ये हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, बट ये जबरदस्ती आकर ग्रो करने लग जाते हैं एंड हमारे मेन क्रॉप से कॉम्पीट करते हैं फॉर द फूड, फॉर द सनलाइट, फॉर द न्यूट्रिएंट एटसेट्रा, जिसकी वजह से हमें उन्हें रिमूव करना ही पड़ता है। और ये हमारी उसमें भी क्या हेल्प करता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल A, B and C। सो आई होप आप लोगों को आंसर पहले ही पता चल गया होगा, बट अगर नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर होगा बेटा ऑल A, B, C। बेसिकली देखिए प्लोइंग एंड टिलिंग, तो प्लो का फंक्शन ही है, ये स्क्रैपिंग, मिक्सिंग, लूजनिंग, टर्निंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते ही हैं। बट कई बार बेटा हम लोग जब हर जगह ज़रूरी नहीं है कि जो मैन्योरिंग हो, जो फर्टिलाइज़र ऐड हो, वो बहुत बाद में किए जाएं। कभी कभी जब फार्मर सॉइल को प्रिपेयर ही कर रहे होते हैं तो वो सेम टाइम पे क्या करते हैं, दैट इज़ मिक्स कर देते हैं अपने फर्टिलाइज़र को। तो जैसे ही मान लो उन्होंने अपने फर्टिलाइजर्स, मैन्योर को ऐड किया एंड देन उसके बाद प्लोइंग करी, तो वो सॉइल में जो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर है वो बहुत ईजिली एडअप हो जाते हैं एंड ब्लेंड हो जाते हैं विद द सॉइल, राइट। नेक्स्ट इज रिमूविंग वीड्स। बेटा जब हमारे कुछ हम बैरन छोड़ देते हैं हमारी लैंड को, जब हम कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे भी वहाँ पे कुछ वीड्स, कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सो उसको रिमूव करने के लिए भी व्हाट वी यूज इज, वी मेनी टाइम यूज दी प्लो। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल A, B and C, बिकॉज ये तीनों ही काम प्लो जो है वो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Now the second question is shuffle the letter। सबसे हेडेक वाला काम ही शफलिंग है। भाई आंसर तो हो सकता है बहुत हमें 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, बट उनको शफल करके ये देखना कि फाइनली वो वर्ड क्या है, ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वर्क है।
ओके सो बट ठीक है, हमें शफलिंग करनी है किनकी, गिवन वर्ड्स की। जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं पहले हमें उन्हें शफल आउट करना है एंड पता लगाना है कि आखिर ये कौन सी हमें सीरियल या पल्सेस या किन की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप इनमें से खरीफ का एग्जाम्पल नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं बेटा, देयर इज बेस्ड ऑन द सीजन टू टाइप ऑफ क्रॉप, मेन टू टाइप ऑफ क्रॉप, वन इज खरीफ, वन इज राबी। जो खरीफ है वो बेटा हमारी रेनी सीजन क्रॉप होती है, ज्यादातर जब बरसात आने वाली होती है तब उनको सॉ किया जाता है सीड्स को, ताकि उनको अच्छा खासा वाटर मिले, अच्छा खासा सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल सके। इसमें सबसे जो एग्जाम्पल आपको रटा हुआ होना चाहिए दैट इज पेडी। ओके जो हमारी राइस है बेटा, उन्हें इतना पानी चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट सीजन होता है, दैट इज रेनी सीजन। ओके नेक्स्ट इज, इसके अलावा दूसरी क्रॉप सीजन होती है बेटा हमारी, दूसरी क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन होती है, दैट इज राबी। अब जो राबी होती है ना उसका वाइस वर्सा हो जाएगी, दैट इज अ विंटर क्रॉप, जो सर्दियों के टाइम पे ग्रो की जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट नहीं चाहिए होती है, थोड़ी बहुत हीट, थोड़ा बहुत ड्राई सीजन भी मिलेगा तो चलेगा। इसके अलावा हम लोग ऐसे तो है नहीं कि बीच का टाइम ऐसे ही छोड़ दें, तो हम लोग क्या करते हैं ना, बीच के टाइम को भी कुछ कुछ सब्जियां सॉ करने में या ग्रो करने में यूज कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ज़ेद क्रॉप। ज़ेद क्रॉप इज बेसिकली हमारा समर सीजन क्रॉप। ठीक है, आई होप आपको तीनों सीजन समझ आ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन्हें असेंबल करेंगे तो ये वर्ड में एम आ रहा है, एम से कोई वर्ड याद आ रहा है, दैट इज मेज। तो पहला वर्ड हमारा क्या हो गया, MEAIZE, मेज। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज TILLEM। तो सबसे ज्यादा दिमाग ना हमें ये वर्ड को असेंबल करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा नॉर्मल वर्ड है जो कॉमन नहीं है, जिसको हम मेज, राइस, पेडी, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं बेटा जो देखते ही स्पेलिंग क्लिक कर जाती है, बट यहाँ हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सो दिस इज द वर्ड मिलेट बेटा, MILLET, दिस वर्ड इज मिलेट। थर्ड इज DADYP, राइस की क्रॉप को कभी भी राइस क्रॉप नहीं बोला जाता बेटा, बिकॉज इसके पीछे रीजन होता है, ये ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हमेशा जब भी राइस हमारे सबसे पहले नर्सरीज में जाती है, वहाँ हमारे कुछ रिस्पेक्टेड पीपल्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं, नर्सरी में उनके सीड्स को पुट करेंगे, उनको वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देंगे जिनसे वो एक सेपलिंग में ग्रो हो सकें। जब उनका एक सेपलिंग निकल जाता है, दैट इज अ प्लांटलेट निकल जाता है जिसमें रूट्स आ जाएं, थोड़ी सी लीव्स आ जाएं, ठीक है, तो उनको फिर ले जाया जाता है एंड डायरेक्टली पुट कर दिया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू दी फील्ड। इसलिए हम इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, और हम बजाय राइस क्रॉप बोलने के, हम जो उनका वो ट्रांसप्लांटेड पार्ट है ना, दैट इज जो हमारा सेपलिंग बना, उसे हम बोलते हैं पैडी, और इसलिए राइस की क्रॉप को पैडी क्रॉप बोला जाता है। तो यहाँ हमारा वर्ड क्या है, पैडी, PADDY। ओके चलो अब हम लास्ट वर्ड पे जाते हैं, विच इज ग्राम। ओके दिस वन इज ग्राम। सो अगर हम इन तीनों चारों ऑप्शंस को देखें तो बेटा हमारे जो मेज, मिलेट एंड पेडी होता है ना, दिस इज अ खरीफ क्रॉप बेटा। ठीक है, ये ज्यादातर रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं एंड विंटर आने तक इनको कट कर दिया जाता है, दैट इज हार्वेस्ट कर दिया जाता है। बट अगर हम बात करें हमारे ग्राम की, तो ग्राम इज अ राबी क्रॉप बेटा, ये विंटर्स में ग्रो होती है, ओके, एंड समर्स आने तक हार्वेस्ट हो जाती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज डी, विच इज ग्राम, क्योंकि ये क्या है, दिस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है,
बेसिक क्वेश्चंस है बेटा, मेनली कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना हर चीज को लेकर, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए इसी बात पर थर्ड क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, अ फार्मर्स क्रॉप इज रिपीटेडली, बार बार फार्मर की क्रॉप क्या हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है फ्रॉम दी फंगल डिजीज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा फंगल डिजीज के बारे में। ओके, द सॉइल इन विच क्रॉप इज सोन इज क्लेई सॉइल। अब जो वहां पे क्रॉप में जो सॉइल ग्रो हो रही है वो क्लेई सॉइल है। अब क्लेई सॉइल के अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो बेटा क्लेई सॉइल को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए रहता है, बिकॉज उनकी वाटर होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है, तो हमें उनको पानी भी देना है, हम उन्हें बिल्कुल विदाउट वाटर भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा पानी इनटेक करती हैं तो वहाँ पे बार बार क्या हो जा रहा है, जब वो फार्मर उन्हें पानी दे रहे हैं तो वहाँ पे पानी ऊपर थोड़ी से टाइम तक रहने की वजह से बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है, जिससे उनको डर है कि कहीं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनकी क्रॉप खराब ना हो जाए। राइट, सो which of these irrigation method would lesser the chance of infection? ठीक है, पूछा फंगल इन्फेक्शन के रिलेटेड है और आपसे पूछ लिया इरिगेशन मेथड बताइए जिसमें लेसर हो जाए फंगल इन्फेक्शन के चांसेस। तो अगर आप थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट को रिकॉल करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं ना उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है। व्हाट इज मॉइस्चर? मॉइस्चर इज बेटा एयर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन। एयर प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो अगर हम एयर या वाटर में से एक चीज कट कर दें तो हमारे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे मैम इरिगेशन करना है तो पानी तो देना पड़ेगा, हवा को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। सो यस बेटा, हवा को तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ इनमें से किसी ऐसे इरिगेशन मेथड में कि मुझे पानी देना हो बट ऊपर से ना देकर डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में पानी दे दिया जाए। सोचिए, आपने तो इरिगेशन मेथड्स पढ़े होंगे ना, सो इसमें कौन सा होना चाहिए? देखिए, फरो इरिगेशन में तो दैट इज हमारे छोटे छोटे हम लोग फरोज बनाते हैं जिससे पानी ट्रैवल होकर हमारे लैंड तक जाता है। ठीक है, फील्ड तक चला जाता है। ड्रिप इरिगेशन में पानी कैसा होता है, एक पाइपलाइन फिट हो जाती है बेटा, जिसमें उन पाइप्स में बहुत छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं जिनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है हमारे रूट्स तक। बेसिन भी वही है, छोटे छोटे बेटा दैट इज फरो लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो उसमें एक गन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोजल होती है उसमें, जो कि बिल्कुल गन की तरह स्प्रिंकल करती जाती है वाटर इनटू दी 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा तरीका है, मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसमें पानी हमें ऊपर से नहीं डायरेक्टली रूट्स को दे दें कि पानी ठहरे ही नहीं एंड फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाए। सोचिए, सो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ड्रिप इरिगेशन। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ड्रिप इरिगेशन बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। हम ये हो सकता है सोचे कि ड्रिप इरिगेशन से क्वेश्चन क्या आएगा और हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बहुत इजी आते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेप्चुअल आता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ईजी हो सकता है। राइट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिप इरिगेशन। वाई? बिकॉज ड्रिप इरिगेशन एक तो क्लेई सॉइल में पानी की कमी नहीं होने देगा, द सॉइल एंड द रूट विल बी गेटिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, पूरा टाइम 24 आवर्स उन्हें पानी भी मिलता रहेगा, प्लस पानी कहीं ठहरेगा ही नहीं, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर सब्सटेंसेस। एक्स और वाई हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें से जो कि क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट है। अब हमें भी पता है प्लांट न्यूट्रिएंट दो कौन से हैं। ठीक है, चलो याद कीजिए। एक्स इज अ नेचुरल वन। अब हमने पढ़ा था हमारे दो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, वन इज मैन्योर, अनदर वन इज फर्टिलाइजर। So these are two plant nutrient। अब हमसे बोला गया है भाई x जो है वो नेचुरल वन है, whereas y जो है वो हमारे क्रॉप फील्ड को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। कौन से होंगे?
बेटा देखिए, हमारा जो मेन्योर होता है ना, दिस इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक है, आप इन्हें फार्मिंग एरिया या लैंड पे भी बना सकते हैं। बट फर्टिलाइजर की जहां बात आती है, दिस वन इज अ दैट इज केमिकल बेस्ड कंपाउंड, तो इसे लैब्स में बनाया जाता है, न कि आप फार्मिंग लैंड पे इन्हें बना सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से ही मैन्योर को बनाया जाता है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, वेरी गुड फॉर नेचर, एड ह्यूमस इन द सॉइल एंड बहुत सारी, एड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत अच्छी हैं। इनके बस दो ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं, विच इज वन, जो ड्रॉबैक है वो थोड़ा सा इतना बड़ा हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ती है, वरना हमें कभी कोई जरूरत नहीं है यूजिंग द फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए अब वो दो कौन से, एक तो है बेटा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जहां मैं थोड़ा सा मैन्योर लेकर जा रही हूँ, मुझे इतना बड़ा थैले के अंदर उसको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा हैवी भी होता है। जहां मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, अब फर्टिलाइजर की क्वांटिटी ना बहुत कम डलती है बेटा, इतनी सी बहुत एट अ टाइम बहुत कम डलती है, तो उसके लिए अगर मेरे लिए एक पैकेट भी ना बहुत इनफ है, प्लस वो ड्राई होता है, बहुत लाइट एंड वेट होता है बिकॉज केमिकल कंपाउंड है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है। सेकेंड, अगर हम मैन्योर की बात करें, दिस इज नॉट अ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है। लाइक हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल को चाहिए रहते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट देगा। सबसे बेस्ट बात है मैन्योर की, सब मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट, किसी भी चीज की न्यूट्रिएंट की कमी है उन्हें मैन्योर दे दो। बट देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स बेटा, स्पेशली दैट इज पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो हमें ज्यादा अमाउंट में देने पड़ते हैं हमारे क्रॉप को। अब ज्यादा अमाउंट में कैसे दें, क्योंकि मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। अब उसके लिए हमें स्पेशली इन 3 प्रोडक्ट्स के फर्टिलाइजर बनवाने पड़ते हैं लैब्स के अंदर, जो फर्टिलाइजर फिर हम ऐड करते हैं। अब ऑटोमेटिकली देखिए ना, जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्लांट को, वो मिल गई। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे ही सही, जिसकी वजह से हमारे फर्टिलाइजर जैसे आप पुट करोगे, पर करेक्ट अमाउंट में, आपने बहुत ज्यादा डाला, अमोनिया का लेवल जो है वो सॉइल में बढ़ जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो हमें बहुत सोच समझ के फर्टिलाइजर को यूज करना पड़ता है, बट अगर आप उन्हें करेक्ट अमाउंट में डालें एंड ऐड करें, तो हमारी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वो बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है बेटा एक्स एंड वाई, एंड इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है रिगार्डिंग देम। मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, एक ऑप्शन जो है वो गलत है, वो हमें सेलेक्ट आउट करना है। पहला ऑप्शन है एक्स इंप्रूव सॉइल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन। मतलब कि हमारा जो एक्स है, दैट इज मैन्योर है, उसको जब हम ऐड करते हैं ना, तो वो अच्छी खासी एयर ऐड ऑन करता है हमारे सॉइल में, उसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, जबकि मेक अप द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। और क्या करता है, मिक्स अप करता है जो जितनी भी जनरल डेफिशिएंसी होती है ना, मैंने बताया था ऑलराउंडर होते हैं ये, राइट, कि वो सारी की सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो सब देंगे इक्वल अमाउंट में। तो वही बात ये भी कर रहे हैं, तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन समझते हैं। चलिए आगे, why particularly make up the deficiency of nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium, but its excessive soil makes soil unfit for use। ठीक है, अब हमारा जो X है, that is manure है, उनमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की थोड़ी कमी होती है, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, अभी डिस्कस किया था। बट ये अगर ज्यादा मात्रा में घुल जाए सॉइल के अंदर, तो ये हमारे सॉइल को अनफिट फॉर यूज भी कर देते हैं। ठीक है, चलो, X provide lot of humus to the soil, but Y does not provide any humus to the soil। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हमारा जो मैन्योर है वो ह्यूमस ऐड करता है सॉइल के अंदर, जबकि फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस ऐड नहीं करते, क्योंकि वो वेस्ट से नहीं बने हुए हैं ना, वो केमिकल से बने हुए हैं। ह्यूमस बेसिकली हमारे वेस्ट के अंदर होता है। ठीक है ना, वेस्ट से ही बनता है। चलिए आगे चलते हैं। X is readily soluble in water, hence it is easily absorbed by the plant, whereas Y is not much soluble in water, takes more time to get absorbed by the plant।
एक चीज़ है, हम लोग एक बार ये चीज़ देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे रिस्पेक्ट में बात की हुई है कि वाई पर्टिकुलरली मेक्स अप द डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट इट्स एक्सेसिव सॉइल मेक सॉइल अनफिट फॉर यूज। ठीक है, तो वाई यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात हो रही है कि फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली इन डेफिशिएंसी को क्या करते हैं, पूरी करते हैं, बट ज़्यादा मात्रा में अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जो एक्स है वो ह्यूमस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है सॉइल को, जबकि वाई जो है वो कोई ह्यूमस नहीं ऐड करता सॉइल के अंदर। ठीक है, ए था हमारा एक्स इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन एंड मेक अप फॉर द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब लास्ट हम लोग डी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक्स इज रेडीली सॉल्यूबल इन द वाटर, hence it is easily absorbed by plant, whereas Y is not much soluble in water, so take more time to get absorbed by the plant. जो X है वो readily absorb हो जाता है हमारे plant के थ्रू, जबकि जो Y है वो एकदम से absorb नहीं हो पाता, it take time for absorbing the water. ठीक है, चलिए अब बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन लगता है जो इसमें दैट इज जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। एक्स सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव कर रहे हैं बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन के लिए, ये भी सही है। वाई पर्टिकुलरली मेकअप द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट इनका एक्सेसिव सॉइल को सॉइल अनफिट फॉर यूज बना लेता है, ये भी सही है। एक्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि वाई डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये भी सही है। तो हमें आपको क्या लगता है कि एक्स जो है वो रेडिली सोल्यूबल इन वाटर होता है, ह्यूमस इजीली सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर? अगर हम बात करें तो बेटा वाई जो है ना वो केमिकल होता है, बट जैसे ही आप उन्हें डिसॉल्व करेंगे ना वो बहुत ही इंस्टेंटली फटाफट से क्या हो जाता है, हमारे वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें हमारे मेन्योर की, तो मेन्योर टेक सम टाइम, वो भी रेडिली सोल्यूबल होते हैं बेटा वाटर में, उनसे भी आराम से सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है। बट अगर हम कंपेयर करें तो फर्टिलाइजर बहुत इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं बेटा प्लांट में। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है ना दैट वेयर इज वाई जो है हमारा इज नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर एंड टेक मोर टाइम टू गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ये थोड़ा सा हमें मतलब लाइक वैसा अप्रोप्रिएट नहीं है जो होना चाहिए था। इसकी वजह से हम कहाँ मार्क करेंगे, हमारे डी को मार्क करेंगे दैट दिस आंसर इज नॉट अप्रोप्रिएट 1। ठीक है, चलिए ये हमारा ऑप्शन क्या है, रिगार्डिंग देम इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें जो दिया है, वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल दैट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। बेटा एक्चुअली क्या होता है, वाटर लॉगिंग इज सॉल्ट का जब हमारा पोर्शन है सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हमारे सॉइल हैं, रूट्स हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एंड जिसकी वजह से समवेयर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है एंड प्लांट ऑल्सो इवेंचुअली डाई। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा कि वाटर लॉगिंग जो होता है जब हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं, सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है वाटर को, तो उससे हमारे फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी डेफिशिएंसी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 2,4-D, MCPA and Duticular are common weedicides. Basically weedicides बेटा chemicals होते हैं which are used to kill the weeds. जो weeds होते हैं वो हमारे लिए unwanted plant होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उनको kill करने के लिए हम क्या use करते हैं, weedicides को use करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। This is also a correct statement. 2,4-D, MCPA, Duticular are the common weedicides. ठीक है, आप इनके नाम याद भी कर लीजिए क्योंकि weedicide से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, NSO में स्पेशली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप। अगर लेग्यूमिनस क्रॉप आपको याद हो तो मैं बता दूं बेटा, हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप बेसिकली पल्सेस क्रॉप होते हैं। अब इनको लेग्यूम क्यों बोला जाता है, ये क्रॉप बहुत स्पेशल क्रॉप होते हैं बेटा क्योंकि इनके रूट्स में गोल गोल नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट को, क्रॉप को
देते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। बदले में इन्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए रहती है हमारे प्लांट से, एक तो नाइट्रोजन एक तो उनको जो फूड बना वो प्रोवाइड करना, प्लस उन्हें रहने के लिए घर प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि उनके रूट्स ही इनके लिए क्या है, उनका घर है, हैबिटेड है। आगे चलते हैं बेटा। सो हमारा थर्ड ऑप्शन हमसे पूछ रहे हैं दैट लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक पी एंड बीन्स कैन नॉट बी ग्रोव्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ सीरियल्स wheat and rice example under mixed cropping as both use large amount of nitrogen, जो कि गलत है। मिक्स क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग में हम तो बोलते हैं कि लेग्यूमिनस क्रॉप को यूज करो जब भी आप कोई ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हो जो नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें हो जाएंगी बेटा, हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप भी ग्रो हो जाएंगी, प्लस क्या होगा, लेग्यूमिनस क्रॉप नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को देंगी, दूसरा जो क्रॉप होगा वो नाइट्रोजन को यूज कर लेगा। ये बोल रहे हैं दोनों ही यूज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही हो गया। सो दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। मैन्योर प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्यों इनकरेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि मैन्योर हमारे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते, ये ऑलराउंडर होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे पर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाते, तभी तो हम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, वरना हम इको फ्रेंडली से ऑर्गेनिक की जगह पे इनऑर्गेनिक पे स्विच ही क्यों करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ जो हमारा पेडी होता है, मेज होते हैं, कॉटन होते हैं, ग्राउंडनट होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? खरीफ क्रॉप के। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। हमारा राइस हो गया, है ना, विच इज पैडी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, दिस इज ऑल खरीफ क्रॉप जो कि हमारे रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो किए जाते हैं। सो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के पास। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक फिगर दे दिया आपको, ठीक है, जिसमें क्या शो किया है, पहले फिगर को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बेटा एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री के पास में कुछ प्लांट्स हैं जो डेड लीफ पड़े हुए हैं, प्लस एक एनिमल है जो भी मर चुके हैं और अब वो क्या हो रहे हैं, सॉइल पे, जस्ट सॉइल की सरफेस है उनके ऊपर रखे हुए हैं। अब आगे का प्रोसेस बेटा हमें भी मालूम होना चाहिए कि आगे क्या होगा, धीरे धीरे अब उनकी बॉडी जो होगी वो डिग्रेड होगी। जो सेप्रोफिटिक प्लांट्स होंगे, सेप्रोफिटिक प्लांट कौन से होते हैं? दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिके, वो उनके ऊपर फीड करेंगे, उनको ईट अप करेंगे, ईट अप करने के बाद क्या होगा, वो उन्हीं सेम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड कर देंगे, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सॉइल ग्रो, जो प्लांट होगा सॉइल के अंदर वो ग्रो होगा, फिर वो वहां से न्यूट्रिएंट्स हमारे कोई ना कोई उन्हें खाएगा एनिमल, उनके अंदर ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही तो चलती है हमारी न्यूट्रिएंट फूड सारी साइकिल्स। चलो, सो हमें बताना है कि आखिर ये गिवन फिगर में क्या रिप्रेजेंटेड है। सो देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं है, वरना एक साइकिल सी बनी होती, लेग्यूमिनस क्रॉप होता या कुछ ना कुछ तो और शो की जाती, ठीक है। फर्मेंटेशन तो नहीं है, बिकॉज फर्मेंटेशन तो हम दैट इज माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या होता है फर्मेंटेशन में, जो ईस्ट होते हैं या दूसरे फंगस वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब भी उनके लिए रेस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जब हमें प्लफीनेस देनी होती है, जैसे ब्रेड हो गया, है ना, कोई भी चीज़ को जब हमें प्लफीनेस देनी है तो हम उसमें उनको यूज़ करते हैं, लाइक ब्रेड, केक एसेट्रा। बट यहाँ फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे तो हमें कुछ डेड डिके दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन, ये हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेटा प्लांट दिखाया जाता, ये कर मतलब लाइक CO2 देते हुए, पानी को नीचे से टेकअप करते हुए फ्रॉम द रूट्स। कुछ तो डायग्राम होता है ना जिसमें हमारे जो प्लांट्स है वो कुछ मैकेनिज्म कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट को तो एक जस्ट साइड रोल दे दिया गया है, ठीक है, उस इमेज को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेटा हमारा सी ऑप्शन हो रहा है, दैट इज डीकम्पोजिशन। जो ऑर्गेनिज्म है अब वो डेड एंड डीके हो गए हैं, सेप्रोफाइट्स उन पर ऐड करेंगे, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड डीकम्पोज करेंगे, विच विल बी नोन एज डीकम्पोजिशन। चलिए आगे चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है कॉटन एंड जूट क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं कि हमारी प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है। जैसे टी एंड कॉफ़ी को हम प्लांटेशन क्रॉप के अंडर समझते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। सीरियल क्रॉप में हम लोग सीरियल्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें हम प्लांट्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। ऐसे कल्चर्स जो हैं आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्रॉप के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए कॉटन जो है और जूट है ना, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टू मेक द फाइबर। इनसे फैब्रिक बनता है बेटा, हमारे कपड़े बनते हैं, कॉटन के कपड़े बनते हैं। आजकल तो जूट के, पहले जूट इतना यूज़ नहीं किया जाता था, बट आजकल तो हम लोग इको फ्रेंडली जैसे जैसे स्विच करते जा रहे हैं, तो जूट बैग्स, जूट लोअर्स, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी देखी होगी जूट की न्यूली प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो कॉटन एंड जूट बोथ आर फाइबर्स, है ना। तो हम इन्हें किसके अंदर पुट करेंगे, दैट इज फाइबर क्रॉप के अंडर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इज रिफर्ड एज। इस चैप्टर में क्योंकि आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन एंड हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, ऐसे कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए बेटा। जब इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब हमारे यहाँ का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं था। जब हम प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे या कम जा रहे थे, तब हमारे कुछ लोगों ने, कुछ पीपल आए एंड उन्होंने कहा और समझाया वहाँ के कुछ स्पेसिफिक एरिया के फार्मर्स को कि वी शुड यूज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू टूल्स को यूज़ करना चाहिए, न्यू मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, हाइब्रिड्स सीड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे हमें हाई प्रोडक्शन मिले। जब ये सारी चीज़ें उनके फार्मर्स ने, वहाँ की जगह के फार्मर्स ने सुनी, तो उन्होंने बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया एंड उस टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था इंडिया के अंदर कि हमारी जो वीट थी ना, वो लोग जलाने के लिए सर्दियों में यूज़ कर रहे थे, इतना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। सो दैट वाज अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हमने इतना एकदम से इतना एग्रीकल्चर करने के बाद प्रोडक्ट में इतना इंक्रीज लाया तो हमने उसे नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे ही होता है बेटा एक सिल्वर रेवोल्यूशन विच इज़ फॉर एग्स। जब एग्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो हम उसे सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, या जब हुआ तो सिल्वर रेवोल्यूशन बोला गया। वैसे ही जब फिश प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पे या उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हम उसे बोलते हैं बेटा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू आप याद कर सकते हैं पानी से, फिश मछली पानी में रहती है, पानी का कलर ब्लू होता है और हम उस रेवोल्यूशन को भी क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी टेकन केयर व्हाइल सोइंग द सीड्स। अब हमें सीड्स को सो करते वक्त कौन से मेथड्स को दैट इज रखना चाहिए, ठीक है, कंसीडर करना चाहिए। अब उनमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और द स्पेसिंग। सेकेंड ऑप्शन है सीड शुड नॉट बी सोन इन वेरी ड्राई और वेट सॉइल। Seed should be sown at right depth in the soil and all of these। देखिए बेटा पहले के टाइम पे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग दैट इज प्रोसेस यूज़ किया करते थे, ठीक है। उन प्रोसेस के ड्रॉबैक्स ही ये थे कि जब उनको स्प्रेड किया जाता था हाथों से ऐसे सीड्स को तो वहाँ पे ट्रैफिकिंग ऑफ सीड्स हो जाती थी, जिसकी वजह से एक ही जगह पे काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो रह जाते थे एंड कहीं कहीं पे सिर्फ 2-3 ही सीड्स पहुँच पाते थे, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर वाटर, फॉर फूड एज यूजुअल होता था। अब उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना एक मॉडर्न टेक्निक मेथड आया दैट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक टूल है जिसे ट्रैक्टर के थ्रू ड्राइव भी किया जा सकता है, जो कि एक लेबर को भी कम कर देता है, टाइम टेकिंग भी कम कर देता है, ठीक है। प्लस उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ही यही हैं कि वहाँ पे जब भी सीड ड्रिल को हम यूज़ करते हैं तो सारे सीड एक प्रॉपर इंटरवल में ग्रो होते हैं, एक प्रॉपर स्पेस में ग्रो होते हैं। पहले क्या हो रहा था, एक ही जगह पे काफ़ी सारे सीड्स ग्रो हो जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन। हमें उस कंपटीशन को ख़त्म करना है। हम चाहते हैं हमने इतना बड़ा फील्ड को तैयार किया है प्लोइंग करके, तो हम उसको इस तरीके से सीड्स को लगाएं कि हर एक सीड को प्रॉपर सफिशिएंट वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर जो
पानी है वो मिले, ठीक है। जिसके लिए पहला मेथड हमें एक्चुअल में कंसीडर करना चाहिए, दैट इज राइट इंटरवल स्पेसिंग बिटवीन टू सीड्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं, शुड नॉट बी सोइन इन वेरी ड्राई और वेट। देखिए बहुत ज़्यादा सॉइल गीली होगी तो भी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा सीड ड्राई होगी, सॉइल ड्राई होगी तो भी दिक्कत होगी, बिकॉज वो सीड को ग्रो करने के लिए ना एक नॉर्मल वाटर चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट सॉइल भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉइल में पानी होगा तो वाटर होल्डिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल। पहले के टाइम पे ना ऐसे शावर करके जब सीड्स को पुट कर दिया जाता था तो सीड्स ऊपर ऊपर रह जाते थे। अब वो सीड्स आकर जो हमारे बर्ड्स हैं आकर, क्रो स्पेशली आकर खा जाते। अब उनसे रोकने के लिए कि हमारे वो जो क्रो है वो आकर उन सीड्स को नहीं खाएं, उसके लिए स्क्रे क्रो लगा दिया। स्क्रे क्रो क्या था, आपने कई बार बेटा खेतों में देखा होगा, ऐसे जो मटकी डाले हुए, आंखें वाखें बनाए हुए, शर्ट वगैरह पहने हुए ऐसे डंडे को खड़ा कर दिया जाता है। पता नहीं आपने सोचा नहीं सोचा, बट मेरे ब्रेन में ये क्वेश्चन बार बार आता था कि आखिर ये ऐसा क्यों बनाया जाता है। बेसिकली उसके पीछे रीजन ये होता है बेटा कि वो इंसानों की तरह उसको एक विजिबिलिटी दी जाती है ताकि उन क्रोस को उस उधर आने में बर्ड्स को डर लगे, उन्हें लगे कि कोई ह्यूमन बीइंग वहां पे स्टैंड करे हुए हैं ताकि वो बर्ड्स उन सीड्स को नहीं खाएं। बट अब जब हमारे पास सीड ड्रिल है तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज होता क्या है कि अब जब हम सीड्स को पुट करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि सीड ना तो बहुत ज्यादा ऊपर हो ना तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाए, सीड बिल्कुल मीडियम में हो ताकि वो अच्छे से जो सीड है वो ग्रो कर पाए, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे डाल दिया भाई, आपने सोचा, किसी फार्मर ने सोच लिया कि अब तो मैं इतना नीचे सीड पुट करूंगा आए बर्ड्स खाकर दिखाएं, भाई सीड बढ़ ही नहीं पाएगा। सीड को चाहिए इक्वल डेप्थ, ना बहुत ज्यादा ऊपर ना बहुत ज्यादा ग्राउंड के अंडर। आगे चलते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेटा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही मेजर्स ऐसे हैं दैट वी शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल सोइंग द सीड्स। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट फॉलोड इन द स्टोरेज प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन। इनमें से कौन सा फूड ग्रेन के स्टोर करते टाइम हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। देखिए मैंने बहुत मेहनत करी, मेरी सीड जो है ना इतनी अच्छी निकली कि मैं नहीं चाहती अभी मार्केट में जब सब अपने सीड्स को बेचने जा रहे हैं तब मैं बेचूं। मैं चाहती हूँ मैं उसे थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखूं, जब उनकी प्राइसेस हाइक पे जाएंगी तब मैं बेचूंगी अपने सीड्स को। अब उसके लिए मुझे उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। अब मानिए कि मैंने उसे बहुत इनप्रॉपर तरीके से स्टोर कर दिया, वहां पे आधे चूहे खा गए, आधा वहां पे मान लो कि उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया, तो मेरी तो मेहनत गई पूरी पानी में। क्या मतलब हुआ, इतनी प्रिपरेशन करी, इतनी सारी चीजें करी, उसके बाद उसको स्टोर ही अच्छे से नहीं किया, ठीक है। जैसे हम करते हैं, पढ़ाई इतनी मेहनत से करेंगे, इतनी सारी चीजें करेंगे, पूरा टाइम पढ़ते रहेंगे, बट बाद में लास्ट में रिवीजन ही नहीं करते, जिसकी वजह से जो पढ़ा था आपको क्या लगता है कि 1 महीने 2 महीने पहले लर्न की हुई चीज हमें याद रहेगी? नहीं, हर एक चीज रिवीजन मांगती है, राइट हर एक चीज में हमें एफर्ट्स देने होते हैं। वैसे ही हमसे पूछा गया है कि भाई स्टोरेज में आप कौन सी चीजों को कंसीडर करेंगे एंड कौन सी चीज को स्किप करेंगे। देखिए, वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन द स्टोर्ड फूड ग्रेन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा बोल रहे हैं भाई हमें पानी को स्प्रिंकलर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि उसमें इन्फेक्शन हो, ताकि उसमें फंगल ग्रोथ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड ग्रेन आर स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स, वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स होने चाहिए ताकि अच्छे से वहां पे सनलाइट आ पाए एंड इन्फेक्शंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के चांसेस कम हो। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ओवर द ग्रेन, हमें पेस्टिसाइड्स को ग्रेन्स के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। दिस इज ऑप्शनल, कुछ लोग खराब नहीं होने देना चाहते, बहुत ही ज़्यादा वैसे सोचते हैं तो वो स्प्रे भी कर देते हैं। वैसे हमें पेस्टिसाइड्स को इतना ज़्यादा स्प्रे नहीं करना चाहिए, बट चलेगा, स्टोर करना है तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोर्ड ग्रेन, भाई इंस्पेक्शन तो जरूरी है, मैंने बताया ना जैसे रिवीजन जरूरी है वैसे इंस्पेक्शन भी जरूरी है। आपको क्या पता, आपने जो स्टोर करके ग्रेन्स को छोड़ आए हैं उनमें कुछ मान लो अभी इंफेक्शन होना ही स्टार्ट हुआ है ना, आप जाएंगे आपको फंगस थोड़े से एरिया में दिखेगी तो आप एटलीस्ट अपनी दूसरी ग्रेन्स को तो बचाएंगे। आपने तो छोड़ ही दिया, भाई मैंने तो स्टोर कर दिया अच्छे से वेल वेंटिलेटेड गोडाउन्स में, मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होगा, पता चला गलती से इन्फेक्शन हो गया तो वो ऑटोमेटिकली पूरी जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पे फंगल
दैट इज फंगस फैल जाएगी, तो पूरी क्रॉप खराब हो गई। तो प्रॉपर इंस्पेक्शन भी जरूरी होता है। तो क्या लगता है आपको कि इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करना है स्टेप? आप अगर समझदार हैं सारे बच्चे तो उन्हें पता ही है कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, कि हमें वहाँ पे वाटर स्प्रिंकल नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ग्रोथ के लिए मॉइस्चर है। तो अगर आप पानी उनको बांट कर ऐसे देकर आओगे तो वो तो खाने आएंगे ही ना भाई, तुम न्योता दे रहे हो आगे से। तो हम ए वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आई होप बेटा आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू एवरीवन।